अनीशा एंड मैं आपको इको एंड मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी। स्टार्टिंग विथ अपना ये जो पैम्पलेट है इसमें इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। अब से सबसे पहले ना हम इकोनॉमिक्स का कंटेंट या कोर्स समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स वाला अपना पेपर आप लोगों को पता होगा किस टाइप का पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर है जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना दो पार्ट है इसमें, एक तो इकोनॉमिक्स है, दूसरा एनवायरमेंट है। इकोनॉमिक्स में ऐसा है टोटल अपने 5 चैप्टर्स है। एक बार हम कंटेंट देख लेते हैं, चैप्टर्स कौन से जो आपने 11th-12th वाले चैप्टर्स पढ़े थे ना, काइंड ऑफ मोर और लेस वैसा ही है, सेम है। आप लोग अभी कॉलेज में हो या क्या कर रहे हो? कॉलेज। आप ओके, अभी रिसेंटली 12 कंप्लीट हुआ है, रिजल्ट आ गया? हाँ, रिजल्ट हो गया ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप लोगों का कौन सा बोर्ड और नेम? पहले तो नेम। हाँ, सुन अटेंड किया ही आपने। एंड यू? जैनी। ओके, तो देखो इकोनॉमिक्स में ना अपने टोटल 5 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई प्लस कंपटीशन, मार्केट में किस टाइप का कंपटीशन चल रहा है। सेकेंड चैप्टर है दैट इज नेशनल इनकम। थर्ड चैप्टर है बजट। फोर्थ चैप्टर है फाइनेंशियल। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। एंड जो फिफ्थ चैप्टर है दैट इज अबाउट इंडियन इकोनॉमी। तो मोर और लेस अपना इंडेक्स काइंड ऑफ ऐसा है। अब ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स वर्ड सुना होगा, 11th-12th में तो भर भर के सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? ओके, अपन ने इकोनॉमिक्स की 11th-12th में क्या पढ़ा है इकोनॉमिक्स के बारे में? बेसिक हाँ, ये सारी चीजें ना इकोनॉमिक्स में होती है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का हिंदी क्या है? अर्थशास्त्र। आज हम जो आप लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी होगी, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, ये डेफिनेशन आने से भी पहले इंडिया में जो इंडिया के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं वो कौन है? चाणक्य। नाम सुना होगा, चाणक्य, कौटिल्य। तो इंडिया में इकोनॉमिक्स तो कब से चला आ रहा है? राजा महाराजा के टाइम से चला आ रहा है। ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये बहुत पहले ही इन्वेंट हो चुका है, डिस्कवर हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि हमें इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ने की जरूरत पड़े, मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स आप अपनी डेली लाइफ में आसपास इकोनॉमिक्स देखते ही हो। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आप डिसीजन कैसे लेते हो। ह्यूमन डिसीजन अलग अलग चीजों की वजह से आपको एक तो डिसीजन लेने क्यों पड़ता है। दो चीजें हैं, हमारे रिसोर्सेस किस टाइप के हैं? अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? लिमिटेड। हमारे पास जो भी संसाधन है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो डिजायर है वो कैसी है? अनलिमिटेड है। अब आपके पास मान लो एक बुफे में आप लोग गए हो, उधर इतनी सारी वैरायटी होती है खाने की, और हमारे पास अपना एक ही प्लेट है और एक ही अपना पेट है। उस दोनों चीजों को बैलेंस आउट करके अपने को चलना पड़ता है कि ओवर ईटिंग ना हो जाए। तो इतने सारे अपने पास ऑप्शंस है, लेकिन हमारी जो डिजायर्स को हमें कैसे कंट्रोल में करना है, रखना है, वो सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स के थ्रू ही सीखते हैं। हम अलग अलग टाइप के डिसीजन लेते हैं, डिमांड के रिलेटेड, सप्लाई के रिलेटेड डिसीजन, क्या चीज खरीदनी है, क्या चीज नहीं खरीदनी है। और ये तो एकदम छोटे लाइफ में डिसीजन हो गए। आप लोग मम्मी के साथ शॉपिंग पे गए हो, जब भी मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाते हो, मम्मी क्या करती है? दो चीजों के रेट्स को कंपेयर करती है, फिर दो चीजों में से जो रेट उनको ठीक लगता है कम रेट पे और ढंग अच्छी क्वालिटी वाली चीज लेके आती है। तो ये कंपैरिजन, क्या मम्मी ने प्रॉपर इकोनॉमिक्स की स्टडी की है या उन्होंने इकोनॉमिक्स में आगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेड की है? नहीं, ये सबको ही इनबिल्ट होता है।
आज पापा एक लिमिटेड अमाउंट मम्मी के हाथ में रखते हैं, उसी में से मम्मी को घर चलाना होता है, आपकी फीस पे करनी, घर का राशन देखना, ग्रोसरी, अलग अलग बिल देखना। और मम्मी से ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट घर का कोई कर भी नहीं सकता। किस हिसाब से पैसे यूज भी कर लेती है, और एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा पैसे ना नोटबंदी के टाइम मम्मी इसके पास ही निकले थे। इतने 500-500 के नोट निकले थे एक्सचेंज करवाने के लिए, और जब भी पूछो मेरे पास तो पैसे नहीं है, हाथ टाइट है, नेक्स्ट महीने आना, अगले महीने ये चीज खरीदेंगे। तो ये सारी चीजों के लिए उनको कभी इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन इकोनॉमिक्स में यही चीजें आपको प्रॉपरली सिखाई जाएगी, डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, मार्केट में कंपटीशन किस किस टाइप का होता है। जैसे अपने न्यूज भी सुनते हैं, उसमें यही बताया जाता है कि इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है अभी। तो इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन कौन कौन सी चीजों की वजह से डिसाइड होती है आज इंडिया को हम सारे नेशन से कंपेयर करते हैं। इंडिया को इकोनॉमी बोला जाता है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसी कंट्री या रीजन जिसके हम प्रोडक्शन, सप्लाई, मनी के बारे में बात कर रहे हो। तो इंडिया एक इकोनॉमी है, वैसे ही यूएसए और यूके सब इकोनॉमी है। आज इंडिया एज ए इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम उसमें क्या बात करते हैं? इंडिया में मनी की सप्लाई कैसे हो रही है, महंगाई दर बढ़ा है या घटा है, इंडिया में पुअर्टी, भुखमरी है या नहीं है, लोगों के पास जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही, किस टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है, आज रुपए का प्राइस कंपेयर टू डॉलर ऊपर है या नीचे है। ये सारी बातें इंडिया की इकोनॉमी में की जाती है। यही हम बड़े लेवल पे करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यही हम छोटे लेवल पे बातें करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमें उसी इकोनॉमिक्स के बारे में समझना है, देखना है। तो ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड आया, ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम ओइकोनॉमिया। ओइकोन का मतलब होता है हाउस और नॉमिया का मतलब मैनेजमेंट। ओइकोनॉमिया का मतलब आप अपने घर को कितनी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। आज हम अपने घर में भी इकोनॉमिक्स देखते हैं, जैसे मम्मियां घर मैनेज करती है, वही आप मैनेजमेंट एज अ कंट्री पे लगा दो तो वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अब इकोनॉमिक्स में मेन दो ही प्रॉब्लम है। एक तो हमारी जो रिसोर्सेस हैं वो कम है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। और दूसरा, हमारी इच्छाएं तो बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। आज हमने नॉर्मल आपो या वीवो का फोन देखा, आज हमारे हाथ में वो है, तो उससे बेटर हमें फिर सैमसंग का नोट चाहिए, वो ले लिया, फिर अपने को एप्पल का फोन चाहिए। तो डिमांड्स और डिजायर का तो कोई अंत ही नहीं है, उसके बीच में बैलेंस बनाना। अब सपोज आपने CSEET 1 गो में क्लियर कर लिया, एग्जीक्यूटिव 1 गो में क्लियर कर लिया, सबसे पहले घर पे जाके क्या करोगे? पापा मम्मी के पैर छुओगे, ओ मैंने तो क्लियर कर लिया, अब निकालो थोड़े पैसे तो दे दो, अब मैं थोड़ा तो एंजॉयमेंट कर लूं। तो अब पापा मम्मी ने सपोज अब कितने दे सकते हैं आप लोगों का मुंह देख के पैसे? कोई यस? 500 नहीं देखे? 1000 तक, ठीक है। अब 1000 तक मान लो आप मन बना के गए थे, अब तो मैंने AAT क्लियर कर लिया, एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया, इतनी मेहनत करने के बाद, दिन रात पढ़ाई की है, जो हालत हुई है मैं ही जानती हूँ, तो ये क्लियर कर लिया। अब आपके प्लान थे कि एटलीस्ट 1000 तो देने ही चाहिए। अब आपने उस हिसाब से अपना बजट बना लिया था कि ठीक है, मान लो 1000 मैं पापा से ले लूंगा, 1000 आप पापा से ले लोगे, 1000 मम्मी से ले लोगे, 2000 आपके पास रुपए। सबसे पहले उन पैसों का क्या करोगे? कुछ आइडिया? क्या करना चाहोगे? 2000 इतनी धनराशि का क्या कीजिएगा? खाना है, ओके। अकेले जाओगे या आसपास फ्रेंड्स को लेके जाओगे? फ्रेंड्स को। तो पहली प्रायोरिटी खाना है, घूमने जाना है। कहाँ जाओगे? सूरत में डूमस के अलावा कहाँ जाना है? हाँ ठीक है, बट अपने 2000 में कहीं बाहर भी तो नहीं जा सकते ना, तो टिकट्स भी महंगी हो गई है। तो सपोज हम सूरत में, चलो मूवी चलता है, सबसे पहला कोई अच्छी मूवी लगी है, ठीक है, तो मूवी अगर आप गए, एक टिकट मिनिमम मान लो 2 लोगों, एक फ्रेंड को अपने साथ में लेके गए, 400 की आपकी मूवी की टिकट हो गई। अब यहाँ पे 400 की टिकट हो गई, अब मूवी अकेले थोड़ा ना खाओगे, उधर PVR में पॉपकॉर्न की स्मेल आएगी, एक पॉपकॉर्न तो लेना पड़ेगा ना, और पॉपकॉर्न कितना महंगा होता है। अब मान लो आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ गए, तो ठीक है, वो तो वहां पे पैसे खर्च कर देगा पॉपकॉर्न के। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, वैसे गर्ल फ्रेंड्स के साथ जाते हो, तो पॉपकॉर्न की भी ट्रीट आपको देनी पड़ेगी। मान लो 300 का पॉपकॉर्न, इधर आपको 700 का चोना लग गया, पॉपकॉर्न से पेट भरेगा?
नहीं भरेगा। फिर आप जाओगे कोई कैफेटेरिया कोई रेस्टोरेंट में खाने के लिए, एक पिज्जा मंगाया, मिनिमम 500-700 उधर ही चले गए। पिज्जा और आपने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई, इधर आपके चले गए 700 रुपए। टोटल कितने हुए? टोटल 7×3=1400 हुए। अब आपके पास बचे 600 रुपए, ठीक है। आपको एक अमेजोन पे टॉप पसंद आया हुआ था, आपने कार्ट में रखा हुआ था, अभी तो रिपब्लिक डे की सेल भी चल रही है, तो वो अभी आपके बजट में आ रहा है। तो वो आपको सोचा कि वो जो 1000 की चीज थी अभी अपने को 600 में पड़ रही है, तो वो भी हम ले लेंगे। तो ये सारी चीजें आपने मस्त अपना बजट बनाया 2000 का, कि मैं बाहर मूवी भी देख लूंगी, बाहर खा भी लूंगी और अपने लिए एक टॉप भी एक ड्रेस भी मंगा लूंगी। अब ये बजट आप गए पापा के पास। सबसे पहले आपने पापा को एकदम मस्त प्रणाम किया, पूरा मस्का लगाया, देखो पापा इतना अच्छा रिजल्ट आया है, प्लीज थोड़े पैसे दे दो ना, थोड़ा घूमने फिरने जाना है। अब पापा ने एक तो आपसे वॉलेट मंगवाया, अब वॉलेट में बहुत सारे नोट थे, खुश हो गए, ओ आज तो पापा पैसे देंगे। पापा ने एक नोट निकाल के दिया 500 का। अब आप सोचो और आएगा और आएगा और आएगा, इधर बस पापा ने स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब आप एक साइड रोने वाली शक्ल लेके मम्मी को देख रहे हो, एक साइड पापा को देख रहे हो कि थोड़े और तो पैसे दिलवा दो। तो पापा आपकी शक्ल देख के 2 500 के और नोट निकाल रहे हैं। उधर से मम्मी डांट रही है कि इसको देने की जरूरत नहीं, इतनी लायक है, बहुत सारा उठा के रखा था इतने टाइम के लिए, तो इतने पैसे नहीं दिए। फिर पापा ने बस एक और 500 का नोट दिया। कितने आए आपके हाथ में पैसे? 1000। अपन ने प्लान कितने का बनाया था? मस्त 2000 का प्लान बना लिया था। अब इधर ही जो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, हमारी बॉन्ड्स कैसी है? अनलिमिटेड है, और अपने पास जो रिसोर्सेज है, जो रुपए कितने हैं? 1000, दैट इज लिमिटेड। अब क्या कट शॉर्ट करना पड़ेगा अपने को, क्या करोगे? पिज्जा उड़ा दो? क्या उड़ा दो? पॉपकॉर्न हटा दो, फालतू की चीज है ये, तो घर पे मम्मी से बनवा लेंगे, छोड़ो ना, एक बार बाद में खा ही रहे पिज्जा। पॉपकॉर्न हटा दिया। अब पॉपकॉर्न हटाया तो हमारा तो खाली 300 हटे, और किस में कंसेशन करोगे? अब सोचा कि ये जो फ्रेंड्स को हम पिज्जा वाली पार्टी दे रहे हैं, ये तो वड़ा पाव लायक भी नहीं है, फिर हम पिज्जा इनको क्यों खिला रहे हैं, तो इनको वड़ा पाव से ही काम निपटा देंगे, तो उतना ही है, ज्यादा से ज्यादा क्या, एक ग्रिल सैंडविच और खिला देंगे। तो उधर अपना ये 300 कट हुआ। 700 में से चलो वड़ा पाव और ग्रिल सैंडविच मिला के मान लो 200 रुपए में सारा काम हो गया। तो इधर अपना 200 रुपए में जहां काम, तो अपन ने इधर कितने सेव किए? 500 सेव किए, और इधर 300 सेव किए, 5 6 7 8। अब मूवी टिकट थी, 400 की मूवी टिकट थी, एक फ्रेंड को आप लेके जाने वाले थे कि इसने कौन सी मेरे को कभी मूवी दिखाई है, इसको उड़ाओ, मैं अकेले ही मूवी चले जाती हूँ। तो इधर कितने सेव हो गए आपके? 200 और सेव हो गए। तो अब क्या हुआ, आपका जहां 2000 का बजट था वही किस में रिस्ट्रिक्ट हो गया? 1000 में रिस्ट्रिक्ट हो गया। और आपने इन अनलिमिटेड चॉइसेस में से अपने लिए लिमिटेड चॉइसेस चूज की, और उसी में आपने अपने 1000 रुपए खर्च किए। यही मेन प्रॉब्लम होती है अपनी लाइफ में, कि अपने पास वांट्स इतनी अनलिमिटेड है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और लेकिन अपने पास पैसे देखो तो पॉकेट में अपनी चादर जितने ही तो पैर फैलाने चाहिए ना, अपनी पॉकेट में कुछ भी नहीं है और वांट्स इतनी अनलिमिटेड है। तो उधर मैनेज करने के लिए ये सारे डिसीजन अपने को इकोनॉमिक्स ही लेना सिखाता है। अब स्टार्ट करते हैं, एक बार हम और कंटेंट देख लेते हैं, ये वाला जो अपने को पढ़ना है, ये जो 5 चैप्टर्स। पहला डिमांड सप्लाई एंड कंपटीशन। सबने डिमांड सप्लाई पढ़ा होगा 11th-12th में। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब डिमांड। अगर आपको डिमांड एक्सप्लेन करना हो किसको, किसी को भी, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? किसी चीज की इच्छा, विलिंगनेस, ओके। क्या अपनी जस्ट इच्छा ही डिमांड होती है? वो हम आगे देखेंगे। तो डिमांड मतलब एक टाइम पे आप कह सकते हो कि ठीक है, आप लोगों ने बोला इच्छा, उसको हम और क्लेरिफाई करेंगे जब चैप्टर पे आएंगे। सप्लाई मतलब कितनी प्रोडक्शन हो रही है उस चीज की, मार्केट में वो कितनी चीज अवेलेबल है सेल के लिए। और नेक्स्ट कंपटीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के कंपटीशन होते हैं मार्केट में, कौन कौन से? हाँ, वो सारे कंपनीज एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती है। बहुत अलग टाइप के कंपटीशन होते हैं। एक तो परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, जहां पे मोनोपोली एक की ही डोमिनेंट पोजीशन है, जैसे शुरू शुरू में जियो आया था, उसकी डोमिनेंट पोजीशन थी। तो कंपटीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम।
आपने 11th-12th में बहुत फॉर्मूला रटे होंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ग्रॉस इनकम, नेट इनकम, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, जितना अगर आप लोगों को इससे डर लगा हो ना 11th-12th में, उतना ही ये इजी इधर है। नेक्स्ट है बजट। अब बजट फेब में, स्टार्टिंग के इनिशियल फेब में 1 फरवरी को पापा टीवी का रिमोट लेके बैठ जाते हैं, किसी को भी टीवी हाथ नहीं लगाने देते। उस दिन क्या चल रहा होता है? पूरे दिन बजट चल रहा होता है, जहाँ पे अपनी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर लाल कपड़े में एक पूरा का पूरा पेपर रैप लेके आती है और फिर उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो बजट के क्या क्या सब पार्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा का पूरा फाइनेंशियल इंडिया का सिस्टम, जहां पे हम देखेंगे कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इनके बारे में। लास्ट है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर कंस्ट्रक्शन सेक्टर, प्रोसेसिंग सेक्टर, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो ये एज अ होल अपना इकोनॉमिक्स का पूरा कंटेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स से। अब नोट्स में जैसे फर्स्ट चैप्टर है बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पैराग्राफ में बोला हुआ है कि आप इकोनॉमिक्स समझने से पहले, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, एंड उसके साथ साथ कौन कौन सी चीजें हैं जो अगर हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो हमें समझ नहीं आएगी। आज आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट का बिल देखा होगा सबने, उसमें टैक्स का कंपोनेंट भी देखा होगा, 5% टैक्स लगाते हैं, जीएसटी 18% टैक्स लगाता है। आज अगर अपना इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है ना अपन ने, तो अपने को समझ आएगा कि वो टैक्स किस टाइप का है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कितना परसेंटेज टैक्स है। तो इकोनॉमिक्स अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, वही यहाँ पे ये कंटेंट बताया हुआ है। सेकेंड पैराग्राफ में ये बताया कि अलग अलग फिनोमिनन्स होते हैं, कब प्राइस बढ़ता है किसी चीज का, कब प्राइस किसी चीज का घटता है। तो जनरली कोई भी चीज है उसका प्राइस कब बढ़ेगा? जब उसकी डिमांड ज्यादा होगी। जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तब उस चीज का प्राइस बढ़ेगा। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। ओके, सेकेंड वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है दैट इज कि इकोनॉमिक्स ना यहाँ पे अपने आसपास ही हम देखते हैं, जब लोग बात करते हैं प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर प्रोडक्शन बढ़ रही है, घट रही है, आज पैसा कंपेयर टू डॉलर कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी चीजों के पीछे ना इकोनॉमिक फैक्टर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे तो इन सारे फैक्टर्स को आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। दैट इज इन सेकेंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में ये बोला गया, एग्जाम्पल दिया गया कि एक रेस्टोरेंट बिल है, वहां पे उस बिल में भी काफी सारी चीजों से हमें पता चलता है, जैसे कितने परसेंटेज ऑफ टैक्स लगाया है,
वो टैक्स डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, क्या कंपोनेंट है, मार्केट में कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आई है, वो समझने के लिए अपने को इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो एज सच फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्टरी है, उसमें से आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट बेस बिल्डअप किया गया है। और अपना ये वाला पेपर सब्जेक्टिव है, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एमसीक्यूज नहीं आएंगे, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आएगा। तो ऐसा लर्न करना नहीं है अपने को फर्स्ट पेज में कुछ भी। अब जो इम्पोर्टेंट है सेकेंड पेज से आता है, दैट इज कि अलग अलग रीजंस है इकोनॉमिक्स स्टडी करने के लिए। अब वो रीजंस कौन कौन से हैं? पहला बताया गया है इकोनॉमिक्स फॉर सिटीजनशिप, मतलब आप अगर किसी देश के नागरिक हो तो वहां पे आपको इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है पढ़ने के लिए। नागरिक हो तो आपको क्या करना होता है, हर इलेक्शंस होते हैं, आपको वोट करना होता है, और वोट आप कौन सी गवर्नमेंट को करोगे, जिसने अच्छी पॉलिसी बनाई है और अच्छा काम किया है। अब पॉलिसीज बनाई है और काम किया है, उसके लिए आप उसको उस पॉलिसीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो इकोनॉमिक्स से आती है। और वही ऑफिसर्स या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, फुलफिल करना। तो उनके लिए इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है कि अगर वो पॉलिसी समझ ही नहीं पाएंगे तो उसको फॉलो कैसे कर पाएंगे। तो एक सिटीजन, भले ही आप वोट देते हो या भले ही आप हायर लेवल पे ऑफिसर हो, दोनों के लिए इकोनॉमिक्स जरूरी है पॉलिसी, लॉज, रूल्स बनाने के लिए और उनको फॉलो करने के लिए। सेकेंड आता है अचीविंग सोशल चेंज। अब इंडिया में ही बहुत सारी पॉपुलेशन प्रॉब्लम है ड्यू टू पॉपुलेशन। आज हमारे देश में कोई लोग तो बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, तो ये क्या है, इनकम की इनइक्वालिटी है। इसको भी इकोनॉमिक्स के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। पोवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, भुखमरी है, हंगर है, लोग जॉब करना चाहते हैं, जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है जॉब की, सप्लाई बहुत कम है। ये सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फैक्टर है। तो आप अगर सोसाइटी में चेंज चाहते हो तो आपको पहले बेसिक समझना होगा कि क्यों ये प्रॉब्लम अराइज हुई, रूट कॉज समझना होगा। तीसरा है पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ओके, आप लोग गुजराती हो दोनों? मारवाड़ी एंड यू गुजराती। ओके, गुजरातीज और मारवाड़ीज के खून में ही बिजनेस होता है, मतलब बचपन से ही अपने को पता होता है कि 2 पैसों का 4 पैसा कैसे किया जाए। तो ये सारी स्किल्स इंटरप्रेन्योर के लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी होती है। अब ये तो अपने को पता है, बट किसी को अगर बिजनेस स्क्रैच से समझना हो या अपने को बिजनेस में और ज्यादा आगे चीजें सीखनी हो, समझनी हो, तो उधर भी इकोनॉमिक्स काम आएगी। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस चीज का कंपटीशन है, कस्टमर किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, हम कस्टमर से कैसे बार्गेन कर सकते हैं। आप लोग कभी गए होंगे शॉप्स पे जहाँ मम्मियां बार्गेन करती है, कोई चीज 1000 की है, सीधा 200 बोल के चल देती है, ऐसा लगता है कि अभी पीछे वाला रोक ही लेगा, और कभी कभी तो वो सच में रोक लेता है, तो उस टाइम हमारी फट जाती है कि लूट तो नहीं लिया गया 200 में, और कम हो सकता था या नहीं। तो ये सारी चीजें, कस्टमर के बिहेवियर को समझना आज एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो सब कुछ आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो समझ पाओगे। तीसरे पॉइंट यही है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। चौथा है टूल फॉर रैशनल थिंकिंग। रैशनल मतलब लॉजिकल थिंकिंग। आप इमोशनल होके कोई डिसीजन ले रहे हो और दूसरा लॉजिकल होके कोई डिसीजन ले रहे हो। आपके पास अभी मान लो आपकी सैलरी आई स्टार्टिंग में, सपोज 50,000 आपकी सैलरी आई, आपको कोई कार पसंद थी, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 का कर दिया उसका, और आपने ये नहीं सोचा कि घर में और भी जरूरत की चीजें हैं वो आ सकती है, लेकिन आपने अभी किस टाइप का डिसीजन लिया, इमोशनल, क्योंकि आपने कब से सोचा हुआ था वो कार खरीदूंगी, कार खरीदूंगी, कार खरीदूंगी। लेकिन यही आप लॉजिक से चलते तो जो नीड, जरूरत का सामान होता वो लेके आते एक टाइम पे। तो आप इमोशनल थिंकिंग की वजह लॉजिकल थिंकिंग यूज कर पाओगे इकोनॉमिक्स को समझ के। तो ये बेसिकली यहाँ पे 5 पॉइंट्स टोटल 4 बताए हुए। एक बार ये पॉइंट्स इधर रीड करो, लैंग्वेज या वर्ड में कोई भी डाउट है वो पूछ लेना। और ऐसा होगा, वर्ड बाय वर्ड हम नहीं जाएंगे क्योंकि 11th-12th वाला टाइम फिनिश हो गया, अपने को खुद ही यहाँ से थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी अपनी। तो मैं चीजें समझाऊंगी, जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम यहीं पे रीड करेंगे, और मुझे लग रहा है कि इसकी मीनिंग मुझे आपको बतानी है, वो मैं ऑटोमेटिकली बताऊंगी। उसके बाद आपका काम है घर जाके पूरे कंटेंट को रीड करना। जो मीनिंग नहीं समझ आ रही, ट्राई एंड टेक हेल्प विद गूगल। वहां से नहीं समझ आ रही,
कुछ वर्ड है तो गूगल से मीनिंग देख सकते हो। नहीं समझ आ रहा, नेक्स्ट डे आई एम हियर, कोई भी चीज को बिना मीनिंग समझे नहीं पढ़ोगे। ऐसा नहीं है लेट गो कर दिया, क्योंकि अपना को ना अपना लेवल थोड़ा हायर करना है। अभी ये एग्जाम ना प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम है, ऑल इंडिया बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गुजरात में compete कर रहे हैं या सूरत में compete कर रहे हैं। और वो लेवल ना धीरे धीरे डेवलप होगा, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बट जो चीज यहाँ पे हो रही है ना, वो घर पे अच्छे से पढ़ोगे वापस। तो एक बार ये चारों चीजें अभी रीड कर लो, 4 पॉइंट्स। हाँ, गुजराती मीडियम था या इंग्लिश मीडियम? ओके, गुजराती मीडियम। तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी इनिशियल लेवल पे, बट वो ना धीरे धीरे विद टाइम चली जाएगी। तो ऐसा प्रेशर मत लेना, आराम से स्लोली स्लोली अपने वो चीज भी सॉल्व करेंगे। क्या? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सब। नहीं, किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही ईईटी, ना एग्जीक्यूटिव, ना प्रोफेशनल। मार्क्स वैसे ही है? हाँ, इसका पैटर्न वैसा ही है, सेम सब्जेक्टिव है, और अपना ये 100 मार्क्स का पूरा पेपर है। हो गया रीड? ओके, नेक्स्ट है कि द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम स्कैरसिटी और चॉइस के बीच में ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुछ चीजें अंडरलाइन करना। इकोनॉमिक्स ना ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। सेकेंड पेज में ग्रीक वर्ड दैट इज ओइकोनोमिया, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ओइकोस का मतलब होता है हाउस, एंड निकाल लो पेन पेंसिल। ओके, ओइकोनोमिया अंडरलाइन करना। ग्रीक वर्ड ओइको मतलब हाउस एंड नोमिया मतलब मैनेजमेंट। इसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट पैरा पे अंडरलाइन करना, इकोनॉमिक्स ना सोशल साइंस है।
सोशल साइंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी ब्रांच साइंस की जो कि ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में स्टडी करती है कि ह्यूमन इंडिविजुअली कैसा रहता है, सोसाइटी के साथ कैसा रहता है। तो इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है ना, कि अपने पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, हम कैसे चूज करेंगे। अब चॉइस एक चीज में नहीं है, डिमांड में भी चॉइसेस है। अब यहाँ पे फर्म के पास भी चॉइसेस हैं कि ये प्रोडक्ट बनाए या बी प्रोडक्ट बनाए, कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉफिट होगा, कौन से प्रोडक्ट में अपने को कम खर्चा लगेगा। तो बहुत सारी चॉइसेस के बीच में रिलेशन है। अब ये जो डिसीजन लेना है उसमें दो पार्ट है, नेक्स्ट पेज, चॉइसेस और स्कैर्सिटी। वही चीजें बताई गई। स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है? चॉइस मतलब अपने पास डिफरेंट अल्टरनेटिव है, ये नहीं तो ये ले सकते हैं, ये नहीं तो ये। स्कैर्सिटी मतलब रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल नहीं है, कम है रिसोर्स। स्कैर्सिटी मतलब लैक, किसी चीज की कमी होना। तो यहाँ पे बताया गया स्कैर्सिटी ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई भी चीज जो अपने पास है ना, वो सफिशिएंट नहीं है अपनी वांट या डिजायर को फुलफिल करने। आज आपको कार BMW लेनी है जो कि 1 करोड़ की है, आपके पास पैसे 10 लाख ही है, तो अपने पास यहाँ पे स्कैर्सिटी है, कमी है। कितनी की? 90 लाख की कमी है। तो वही स्कैर्सिटी का मतलब होता है कि जितनी चीज अपने को चाहिए उतनी है नहीं, तभी तो दिक्कत है ना आज अपने को। इसीलिए scarcity. As an individual, we face scarcity in time and spending power. Given more of either, we could have more goods and services. अपने पास आज दिक्कत किसकी है? एक तो पैसों की दिक्कत है और दूसरा सबसे बोलो मेरे पास ये करने का टाइम नहीं है, वो करने का टाइम नहीं है। तो दो चीजों की दिक्कत है। इन दोनों में से अपने को कुछ भी मिल जाए तो हम अपनी वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में बोला हुआ है। फिर उसी के एग्जाम्पल दिए गए हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को ऐसा लगता है कि अपने पास होनी चाहिए, जैसे सेडान कार है, ब्रांडेड क्लोथ्स है, किसी को पसंद नहीं होता है। एंड बीइंग द गर्ल अपने को क्या ही पसंद होता है? कपड़े, फैशनेबल ज्वेलरी, और उसके बाद बूट्स पसंद होता है, बैग्स पसंद होता है। तो इतनी सारी चीजें, बट अपनी पॉकेट मनी तो लिमिटेड है ना, तो वो अपने को उधर दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि इस मंथ क्या कट करना है। किस फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में अगर नहीं उसको गिफ्ट दिया तो चलेगा, खाली रिटर्न गिफ्ट देके आ जाओ लेके, वैसा। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ में कि हर इंडिविजुअल को ऐसे सिचुएशन को फेस करना ही पड़ता है डे टू डे लाइफ में। तो पूरे ये पैराग्राफ इसी सिचुएशन के बारे में बताया गया है। स्कैर्सिटी है, ये सिचुएशन आती है, फिर इतनी चॉइसेस में से अपने को एक चॉइस करनी ही पड़ती है। जैसे इधर हम 2000 रुपीज में से चीजें कट कर रहे थे क्योंकि अपने पास 1000 रुपए की कमी थी। नेक्स्ट, हाउ टू डिफाइन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ना अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। 4 मेजर डेफिनेशन तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, याद है? अल्फ्रेड मार्शल का नाम याद है? हाँ, तो इन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी ना इकोनॉमिक्स की, तो वो 4 तो है। उसके अलावा कुछ और भी ऑथर्स की डेफिनेशन है, तो अपने को मेजरली उन 4 पे फोकस करना है। पहली हम डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज स्टीवन डी लेविट। इन्होंने डेफिनेशन दी थी जो यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ में। सिंस द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली अ सेट ऑफ टूल एज अपोज टू द सब्जेक्ट, दैट नो सब्जेक्ट हाउएवर ऑफ बीट नीड टू बी बियॉन्ड द रीच। इसको कट कर दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इकोनॉमिक्स एक खुद में ही सब्जेक्ट मैटर है जो कि दूसरी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ सेट ऑफ टूल। यहाँ पे बोला है इकोनॉमिक्स जस्ट एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं है, इसमें अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स बताई गई हैं जिससे हम अपने डेली लाइफ को बेटर वे में एनहांस कर सके। इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टीवन की बुक थी जिसका नाम है फ्रीकोनोमिया, सेकेंड पैराग्राफ में बताया। वहां पे वापस यही डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स सेट ऑफ टूल है जहां पे बहुत सारे इकोनॉमिक्स के इश्यू को हम डील करते हैं, जैसे इंडिविजुअल चॉइस कि पिज्जा खाना है या नहीं खाना, बर्गर खाना है या नहीं खाना, वो चॉइस से लेके ग्लोबल क्राइसिस कि आज इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो कौन से सेक्टर में कितना रुपए लगाना है, कौन से सेक्टर में नहीं लगाना। तो एक ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक की ये जो चॉइस की डिफिकल्टी है, इसको इकोनॉमिक्स समझाती है और हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट ये बताया गया है, इट इज डिफिकल्ट टू हैव वन यूनिवर्सल डेफिनेशन। इतनी सारी थ्योरीज है ना इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन जो कि सब मान ले, वो नहीं है इकोनॉमिक्स की। इसीलिए तो 4 इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आई विद डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स।
ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल से कंटिन्यू करेंगे। ये जो सारा चीजें लिखी हुई है ये इसको रीड करके आना, और इसमें से ये अच्छे से पढ़ना, दैट इज रीजन फॉर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, वो पॉइंट। और नेक्स्ट स्कैर्सिटी और चॉइस वाला पॉइंट।